अब विश्लेषण की दिशा एक ऐसे व्यक्ति की तरफ मोड़ते हैं जिन्हें किसी जमाने में द जायंट किलर कहकर पुकारा जाता था। इस हस्ती का नाम है जॉर्ज फर्नांडिस, जो अब हमारे बीच नहीं है। 88 वर्ष की उम्र में आज उनका देहांत हो गया। वैसे तो भारत की युवा पीढ़ी को देश के वर्तमान नेताओं के नाम मुंह ज़बानी याद होंगे, लेकिन आज भारत के युवाओं को यह बताना जरूरी है कि भारत की राजनीति में जॉर्ज फर्नांडिस का कद और प्रभाव क्या था। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम 3 अलग अलग तस्वीरों की मदद लेंगे। तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर उस समय की है जब देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी थी। उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस एक क्रूर सत्ता के विरोध में एक बड़े योद्धा बनकर उभरे थे और उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनौती दी थी। बाद में सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन 1976 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जंजीरों में जकड़े जॉर्ज फर्नांडिस की यह तस्वीर उसी दौर की है। दूसरी तस्वीर मई 1998 की है, जब दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री थे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। 21 वर्ष पहले पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह तस्वीर उस दौर में भारत के जोश की गवाही देती थी। ये अपने जमाने की सबसे शानदार टीम थी, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम है, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस हैं और अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तब एपीजे अब्दुल कलाम रक्षा मंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर हुआ करते थे। तीसरी तस्वीर जुलाई 1999 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध चल रहा था और जॉर्ज फर्नांडिस देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद कारगिल के दौरे पर थे। देश के रक्षा मंत्री को अपने बीच देखकर सैनिकों का जोश उस वक्त अपने चरम पर था और उत्साहित सैनिक उनसे एक बार हाथ मिलाने के लिए दौड़ते हुए चले आए थे। और जॉर्ज फर्नांडिस से संबंधित एक खास बात यह भी है कि उनसे संबंधित एक वेबसाइट ने जॉर्ज फर्नांडिस के पहले पेज पर उनकी जो आखिरी तस्वीर दिखाई गई है, उसमें वो काफी बीमार दिखाई दे रहे हैं। यह जॉर्ज फर्नांडिस की आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में आखिरी तस्वीर है जो उपलब्ध है। अपने आखिरी दिनों में, अपने आखिरी वर्षों में जॉर्ज फर्नांडिस की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी। बहुत कमजोर लग रहे हैं। वो अल्जाइमर्स यानी भूलने की बीमारी से पीड़ित थे, अल्जाइमर से पीड़ित थे और कुछ दिन पहले उन्हें स्वाइन फ्लू भी हो गया था। लेकिन बहुत वर्षों से जॉर्ज फर्नांडिस सिर्फ बिस्तर पर ही थे अल्जाइमर से, क्योंकि वो पीड़ित थे और उनकी शारीरिक हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसलिए वो जो एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ है उससे बिल्कुल दूर हो चुके थे। जॉर्ज फर्नांडिस के व्यक्तित्व को समझने के लिए आपको ये तस्वीरें आज दिखानी जरूरी थी, क्योंकि इन तस्वीरों में एक मजबूत राजनेता की छवि दिखती है, जो परंपराओं को मानने में यकीन नहीं करता था, बल्कि परंपराओं से हटकर काम करता था और देश के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसे एक छोटे से उदाहरण की मदद से समझना हो तो बस इतना जान लीजिए कि रक्षा मंत्री रहते हुए जॉर्ज फर्नांडिस ने 32 बार सियाचिन का दौरा किया। सियाचिन एक ऐसी जगह है जहां जो युवा हैं उन्हें भी जाने में बड़ी तकलीफ होती है। ये जगह बहुत कठिन मानी जाती है और देश का रक्षा मंत्री अगर वहां पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। जॉर्ज फर्नांडिस एक नहीं, 2 बार नहीं, 32 बार सियाचिन गए। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बातों और उनके भाषणों ने सीमा पर तैनात जवानों का मनोबल बढ़ाने का पूरा काम किया। आज हमने जी न्यूज़ की लाइब्रेरी से 20 साल पुरानी उन जोशीली तस्वीरों का एक खूबसूरत एल्बम तैयार किया है। जॉर्ज फर्नांडिस बहुत पुराने नेता थे और जी न्यूज़ इस देश का सबसे पुराना चैनल है, इसलिए जी न्यूज़ की लाइब्रेरी में शायद उनके सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़, सबसे ज़्यादा वीडियो होंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जॉर्ज फर्नांडिस की राजनीतिक शख्सियत क्या थी, वो क्यों इतने खास थे। राष्ट्रीय राजनीति में सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस की पहचान बनी थी 1967 में, जब उन्होंने बंबई दक्षिण लोकसभा सीट से कांग्रेस के एक बड़े नेता एस.के. पाटिल को हराया था और तभी से उनका नाम जॉर्ज द जायंट किलर पड़ गया था। उस जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस बंबई म्युनिसिपल काउंसिल में काउंसिलर हुआ करते थे। उस वक्त किसी ने एस.के. पाटिल से पूछा था, सुना है कोई म्युनिसिपल काउंसिलर जॉर्ज फर्नांडिस आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है? और इसके जवाब में एस.के. पाटिल ने पूछा कि ये जॉर्ज फर्नांडिस कौन है, और कहा कि अगर भगवान भी आ जाएं तो भी वो मुझे हरा नहीं सकते। अगले दिन बंबई के सारे अखबारों की हेडलाइन थी, इवन गॉड कैनॉट डिफीट मी, सेज पाटिल।
उसी एक टिप्पणी पर जॉर्ज फर्नांडिस ने पोस्टर छपवाए जिसमें लिखा था, पाटिल कहते हैं कि उन्हें भगवान भी नहीं हरा सकते, लेकिन आप हरा सकते हैं इस शख्स को। ये शुरुआत थी एसके पाटिल के पतन की और जॉर्ज फर्नांडिस के उदय की। एसके पाटिल जॉर्ज फर्नांडिस से 42,000 वोटों से उस समय चुनाव हार गए। जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने राजनीतिक जीवन में 9 लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की। अगर वो ना होते तो एनडीए ना होता, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार शायद ना बनती। इसीलिए उन्हें भारत में गठबंधन सरकारों का जनक कहा जाता है। जनता दल के टूट जाने के बाद उन्होंने वर्ष 1994 में समता पार्टी का गठन किया था और बाद में एनडीए की सरकार में शामिल हो गए थे। जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसे नेता थे जिनकी सूझबूझ की वजह से अलग अलग पार्टियां बीजेपी के साथ जुड़ती चली गईं और फिर एनडीए का उदय हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस न सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी थे, बल्कि वो एनडीए के संयोजक भी थे और उनका काम था एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन्हें एक साथ एनडीए के साथ जोड़कर रखना, जो काम उन्होंने बखूबी किया, क्योंकि इस देश के तमाम नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जॉर्ज साहब की बड़ी इज्जत करते थे। हालांकि ये भी एक विडंबना है कि जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन का अंत बहुत दुखद परिस्थितियों में हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह जीवन के अंतिम क्षणों में जॉर्ज फर्नांडिस काफी बीमार रहे और सक्रिय राजनीति से बिल्कुल दूर हो गए थे और लंबी बीमारी के बाद आज उन्होंने आखिरी सांस ली। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ वर्ष पुरानी तस्वीर है जॉर्ज साहब की, जब जॉर्ज साहब एक बार संसद भवन आए थे। खुद ठीक से चल नहीं पाते थे, अल्जाइमर्स की उन्हें बीमारी हो गई थी बाद में, लेकिन शारीरिक हालत जो है उनकी काफी वर्षों से ठीक नहीं थी। ये वो व्यक्ति है जिसने एनडीए को एक साथ जोड़कर रखा और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जॉर्ज साहब को याद करते हुए हमें एक बड़ा दिलचस्प किस्सा याद आ रहा है और किस्सा है उनके घर के दरवाजे का, और ये निजी किस्सा है। जब मेरी उनसे बातचीत हुई सांसद बनने के बाद, जॉर्ज फर्नांडिस जब तक दिल्ली में 3 कृष्णा मेनन मार्ग पर रहे, कभी भी उनके घर का दरवाजा बंद नहीं हुआ। उनके घर में दरवाजा था ही नहीं। इसके पीछे 2 कहानियां हैं। पहली ये कि समाजवादी नेता होने के नाते वो अपने घर का दरवाजा हमेशा जनता के लिए खुला रखना चाहते थे, क्योंकि तमाम समाजवादी नेता, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो या मधु लिमये, सभी अपने घर का दरवाजा हमेशा खुला रखते थे। इसके पीछे की दूसरी कहानी और भी दिलचस्प है। 91 के दौर में जॉर्ज फर्नांडिस के घर के सामने देश के तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान का घर हुआ करता था, और जब भी एसबी चौहान अपने घर आते थे या वहां से जाते थे तो उनके सामने मौजूद सभी घरों के दरवाजे सुरक्षा के लिहाज से बंद करवा दिए जाते थे, क्योंकि आप जानते हैं जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो उन सड़कों को बंद कर दिया जाता है, और इसीलिए जो आजू बाजू के आसपास के जो मकान थे, बंगले थे, उनके दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, गेट बंद कर दिए जाते थे। एक दिन जॉर्ज फर्नांडिस को संसद जाना था और इसी बीच एसबी चौहान अपने घर आ रहे थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उनके घर का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही जॉर्ज फर्नांडिस बाहर निकले, उन्होंने अपने घर का दरवाजा बंद देखा और इस विषय पर उन्होंने अपने निजी सचिव और सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि दरवाजा बंद क्यों है, ये गेट बंद क्यों है। सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें कारण बताया तो बड़े नाराज हुए और अपने निजी सचिव को हमेशा के लिए अपने घर के गेट को उखाड़ फेंकने का उन्होंने आदेश दे दिया, और तब से लेकर जब तक वो अपने सरकारी आवास में रहे, बिना दरवाजे के ही रहे। यानी उनका जो बंगला था जहां वो रहते थे उसमें कोई गेट था ही नहीं। उसने अपने बंगले का जो गेट था उसे उन्होंने हटा दिया था। अब तो ये बंगला और किसी के पास है, लेकिन इसी बंगले में एक जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस रहा करते थे। लेकिन जब तक वो इस बंगले में रहे, ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, जो गेट देख रहे हैं इस बंगले का, ये गेट यहां नहीं हुआ करता था। आज जॉर्ज फर्नांडिस को याद करते हुए मुझे एक बड़ा दिलचस्प किस्सा याद आ रहा है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। यह वाकया जनवरी 1998 का है। सर्दियों के दिन थे, 1998 का समय था। उस वक्त जी न्यूज में मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। मैं रात में काम करने के लिए आया था और अचानक किसी विषय को लेकर मुझे उनकी प्रतिक्रिया की जरूरत पड़ी, क्योंकि उस समय मैं एक रिपोर्टर था और किसी बात पर जॉर्ज साहब का एक इंटरव्यू लेना था। हालांकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो उस समय कहां रहते हैं और देर रात में वो मुझसे बात करेंगे भी या नहीं। लेकिन जब मैंने उन्हें संपर्क किया, फोन किया मैंने उनके घर पर, तो उन्होंने बिना किसी हिचक के न सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दिया, उन्होंने खुद फोन उठाया और जब
मैंने बात करनी शुरू की तो मैंने देखा, महसूस किया कि जॉर्ज साहब खुद फ़ोन पर बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। और वो इंटरव्यू देने के लिए तुरंत राजी भी हो गए और उन्होंने कहा कि आप अभी आ जाइए। मैंने उनसे पूछा, आपके घर का पता क्या है? उन्होंने अपने घर का पता फ़ोन पर बता दिया। इसके बाद मैं उनके घर पहुंचा और मैंने उनसे यह भी कहा कि आपका घर थोड़ा सा लोकेशन मुझे समझा दीजिए कि किस तरफ है कृष्णा मेनन मार्ग पर। उन्होंने एक बात कही मुझे, उन्होंने कहा कि जब आप कृष्णा मेनन मार्ग पर आएंगे तो जिस बंगले में कोई गेट नहीं है, जिस बंगले का दरवाजा नहीं है, वही मेरा घर है। तो मेरे घर की पहचान यह है कि मेरे घर में दरवाजा नहीं है, आप बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। और जी न्यूज़ के कैमरे पर लिए गए इस इंटरव्यू को अब 21 साल हो चुके हैं, लेकिन उस इंटरव्यू से और उस बातचीत से जुड़ी यादें आज भी मेरे दिमाग में ताज़ा हैं। उसी इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा आज आपको दिखाना चाहता हूं, जब रात में मैं अचानक इनके घर पहुंच गया था और इन्होंने बात की जी न्यूज़ की टीम से। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में तो कहीं बात उनकी समझौते के बाद तो कुछ हो ही नहीं सका अभी तक। यानी बिना समझौता सूची आ रही है? नहीं, इन जगह से वो शायद जो कल उनकी पहली सूची आ रही है जिसमें वो ऑलमोस्ट 50% उम्मीदवारों के नाम देंगे। तो उसमें शायद वो क्या कर रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु जैसे जो, तो इसका मतलब कंफ्यूजन है और बात पक्की कहीं होने। कंफ्यूजन नहीं है, देखिए बातचीत में तो होता ही रहता है ना। वे हमारे पास आज सुबह से अनेक सीटों के अनेक दावेदार आए। 16 आपको लगता है 16 सीट बीजेपी उनको देगी? देखिए हम तो उनके सोच का कितना तारीफ करें या वो सीट भी क्लेम की है। तो इसलिए अब कौन गंभीरता से ले सकता है इस बात को, बताइए मुझे। माफिया का सरगना भी बोलता है, जो कल तक एक साथ पार्टी के कमेटी में एक साथ बैठकर खाता पीता था, वह अभी दूसरे को ये माफिया बोलता है, एक दूसरा तीसरे को कुछ। जॉर्ज साहब की एक बात बड़ी खास थी और बड़ी अच्छी थी कि वो साफ साफ बोलते थे, साफ साफ बात करते थे। अब आपको जी न्यूज़ की लाइब्रेरी से निकाली गई जॉर्ज साहब की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें उनके व्यक्तित्व की एक शानदार झलक आपको दिखाई देगी, एक ऐसी झलक जो आपने आज से पहले शायद कभी नहीं देखी होगी। मैं जॉर्ज फर्नांडिस भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। हम समाजवादी रहे हैं, आज भी। अचीवमेंट देखिए कि रोज रात को सोते समय मन में एक विचार आता है कि आज का मेरा दिन का जो काम था उसके चलते कहां ना कहां कोई ना कोई एक अधिक रोटी कल से पाएगा। आपने इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस प्रकार का एकाधिकार का एक तानाशाही का सिलसिला जब चलाया, तब मेरे हाथ में एक ही उपाय था कि लोग जिंदा हैं, तानाशाही से लड़ रहे हैं, ये बताना, ये दिखाना। ये जॉर्ज साहब का कर्तव्य था कि वो सियाचिन जैसे युद्ध क्षेत्र में जाकर अपने देश की सेना और वायुसेना का हौसला बढ़ाएं, और उन्होंने किया भी बिल्कुल वैसे ही। बगल के पहाड़ों पर दुश्मन ने प्रवेश किया है, अपने खुद की सेना के साथ कुछ ऐसे लोगों को साथ लाया था
कि जिनके इरादे इसके पहले के हम लोगों के जो अनुभव कश्मीर के अनेक हिस्सों में रहे हैं वैसे नहीं थे, बल्कि अपने ज़मीन पर कब्जा लेकर बैठने के और उसके आगे फिर जो भी उनकी अपनी व्यूह रचना हो तो उसको पूरा करने के थे। लंबी चर्चा करने का ये वक्त नहीं। मैं इतना ही आपसे फिर कहना चाहता हूं कि समूचा देश हर स्तर पर आज अपनी निगाह आप सबके ऊपर लगाकर खड़ा है। सियाचिन जाना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है और जॉर्ज फर्नांडिस देश के उन गिने चुने रक्षा मंत्रियों में से थे जो खुद सियाचिन जाकर आए, और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। कारगिल युद्ध को जी न्यूज ने बहुत करीब से देखा और वर्ष 1999 में मुझे भी जॉर्ज साहब के साथ मुश्किल परिस्थितियों में सियाचिन जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। उस वक्त जॉर्ज साहब के भीतर मौजूद एक हिंदुस्तानी का खून उबल रहा था, क्योंकि हमेशा की तरह भारत को पाकिस्तान ने एक बार फिर से धोखा दिया था। और उस दौरान जब मैंने उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो उनका जवाब जोश से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को खदेड़ कर ही दम लेंगे। सर, इस वक्त वहाँ क्या स्थिति है फ्रंट पर? आप लोग दौरा करके आए हैं। हम गए थे उस चौकी पर जिसका नाम बेनज़ीर है और जो बिल्कुल ही हमारी उत्तरी सीमा का आखिरी चोट पर है, और वहाँ से पाकिस्तान बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। सर, आपने सुबह कहा था कि पाकिस्तान मजबूर कर रहा है भारत को युद्ध पर छेड़ने के लिए, या भारत के ऊपर इतना दबाव डाल रहा है कि भारत युद्ध पर उतर आए। क्या वाकई ऐसी स्थिति है और क्या भारत सरकार फिर उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए, हम जो देख रहे हैं वो जब इस बात को नकार रहे हैं कि वो हमारे सीमाओं के भीतर हैं, और विश्व के हर बड़े राष्ट्र ने जब उन्हें कहा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, अब वो शब्द भले उन्होंने इस्तेमाल में नहीं लाए हो, लेकिन जब वो कहता है कि नहीं तुम गुस्से हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो और हट जाओ। और तब भी न हटने का जब सिलसिला हम देख रहे हैं तो उससे एक निष्कर्ष निकलता है कि वो चाहता है कि उनको खदेड़ कर ही हम उस ज़मीन को कब्जा कर लें। जॉर्ज फर्नांडिस देश के ऐसे रक्षा मंत्री थे जो बोलने में नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने में यकीन करते थे, और वो जानते थे कि युद्ध की स्थिति में देश की सेना के साथ न सिर्फ खड़े रहना होगा बल्कि उनमें लगातार जोश और जुनून की भावना भी पैदा करनी होगी। और सियाचिन में अलग अलग पोस्ट पर जाकर उन्होंने अपनी बातों के जरिए बिल्कुल ऐसा ही किया। बटालिक से लेकर मस्को वैली तक जो एक स्थिति पाकिस्तान ने बनाई है उसका जवाब आज आप सब दे रहे हो। लोगों से मुलाकात कहाँ ना कहाँ शीघ्र ही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अब हम सब लोग भारत माता की जय बोले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जॉर्ज फर्नांडिस मानवीय मूल्यों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और इसीलिए
युद्ध की स्थिति में वो अपने देश के सैनिकों के साथ परिवार के किसी बुजुर्ग की तरह व्यवहार करते थे, फिर चाहे उनके साथ भोजन करना हो या फिर चलते फिरते उनका हालचाल पूछना हो। तो कल ही पहुंचा। कैसे आए? जहाँ से आए? हाँ सर, गिरफ्तार रखा ड्यूटी। ठीक ठाक है ना? हाँ सर। जॉर्ज फर्नांडिस को लोग अक्सर जॉर्ज साहब कहकर पुकारते थे और हम भी जब कभी उनके साथ जाते थे तो उन्हें जॉर्ज साहब कहकर ही अक्सर पुकारते थे। एक बार क्रिसमस के मौके पर रक्षा मंत्री रहते हुए जॉर्ज फर्नांडिस सियाचिन में सैनिकों के लिए बहुत बड़ा सा क्रिसमस केक लेकर गए थे और वहां सैनिकों के बीच उन्होंने उस क्रिसमस केक को काटा और सैनिकों के साथ क्रिसमस मनाया। जॉर्ज साहब का जमाना आज की तरह नहीं था, बल्कि वो समय बिल्कुल अलग था। ये कोई लाइट कैमरा एक्शन वाली राजनीति नहीं थी, बल्कि देश हित से जुड़ा एक बहुत कठिन दौरा था और इस दौरे में शामिल हर व्यक्ति जॉर्ज साहब के लिए एक सैनिक से कम नहीं था। इसकी एक छोटी सी मिसाल उस वक्त दिखाई दी जब जॉर्ज साहब ने खुद जी न्यूज़ की टीम से पूछ लिया कि आपने खाना खाया या नहीं। आप लोग खाए कि नहीं? जी, कहाँ खाए? अभी खाए। खीर। ये जॉर्ज साहब का सरल और खुला हुआ व्यक्तित्व ही था कि 20 साल पहले सियाचिन में तैनात सैनिक भी बड़े खुले मन से उनसे बात करता था और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की दलील देता था। लाहौर में होनी चाहिए जैसे हम चाहते हैं आर्मी वाले के साथ हुआ है, इतना दुर्व्यवहार किया उनके साथ में, ऐसे हमको उनके साथ करना चाहिए। ईंटों का पत्थर जवाब ईंट से होना चाहिए ना, और पत्थर से किसी जगह जवाब नहीं। कोई बोले ना था कि हम लोगों की सभ्यता, हम लोगों की संस्कृति, जिस तरह से उन्होंने जवानों के साथ किया, जवानों के साथ हम लोग ऐसा ही नहीं कर पाएगा। लेकिन सर जब जो चीज दबने वाली होती है उसको बार बार दबाया जाता है। सभ्यताओं का अंतर बना रहे वो नमूना तो उनको पेश करना चाहिए ऐसा ही, और उससे बदतर देना चाहिए कम से कम। ठीक है, जवाब तो दी जाती है, लेकिन बहुत चीज़ें बताई नहीं जाती हैं और बताना ठीक भी नहीं है, पूछना भी नहीं चाहिए। सर पाकिस्तान ने हमेशा हमारे साथ आजकल हमारे देश में कुछ लोगों को देश के जोश से बड़ी परेशानी होती है, लेकिन कारगिल युद्ध के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस को अपने बीच देखकर देश के सैनिकों का जोश अपने चरम पर था। आपको आश्वासित करता हूं कि जो संकल्प आपने ठाना है या आज देश के पर जो संकट आया है, उस संकट को डील करने में हम लोग सब आपके साथ हैं और आप इस चीज पर निश्चिंत रहें कि जब तक ये संकट टल नहीं जाता, हम लोग इस जोश और हमारी तत्परता में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। इस आश्वासन के साथ मैं आपको अनेक धन्यवाद पेश करता हूं। जॉर्ज फर्नांडिस आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके जैसी शख्सियत के विचार देश के हर नागरिक के मन में ऊर्जा का संचार हमेशा करते रहेंगे। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई, ये 20 साल पुरानी तस्वीरें हैं 1999 की। जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे तो सैनिकों के बीच में जाना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था और जब भी उन्हें मौका मिलता था सियाचिन ज़रूर जाते थे। और जब सियाचिन जाते थे तो मुझसे ज़रूर पूछते थे कि सियाचिन चलोगे, और मैं बहुत खुशी खुशी तैयार हो जाता था। इसलिए मैं खुद भी उनके साथ कई बार सियाचिन गया। जो ये तस्वीरें आपको दिखाई, इन तस्वीरों में ज़्यादातर मैं उनके साथ मौजूद था और मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा। सबसे खास बात यह है कि 1999 में जॉर्ज फर्नांडिस की उम्र 68 वर्ष थी। 68 वर्ष की उम्र में कोई नेता, कोई रक्षा मंत्री ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में जाए, सियाचिन जैसी जगह पर एक रात नहीं बल्कि कई बार वो दो दिन भी रुक जाते थे, ऐसी जगह पर जाए,
जहां पर सांस लेने में इतनी तकलीफ होती हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है जैसे जॉर्ज फर्नांडिस सैनिकों से ये पूछ रहे हों, हाउस द जोश। ये डायलॉग आजकल बहुत चल रहा है, हाउस द जोश। लेकिन उस समय उरी फिल्म नहीं आई थी, उस समय ये डायलॉग भी नहीं था। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस जिस तरीके से बात करते थे सैनिकों से, ऐसा लगता था जैसे यही पूछ रहे हैं, हाउस द जोश। वैसे जॉर्ज फर्नांडिस अपनी पीढ़ी के आखिरी ऐसे नेताओं में होंगे जो आरोप लगने पर इस्तीफा दे देते थे। साल 2004 में ताबूत घोटाले का खुलासा होने के बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि ये आरोप बाद में झूठे साबित हुए। जब इंक्वायरी हुई तब उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। जॉर्ज फर्नांडिस को निर्दोष साबित किया गया इस इंक्वायरी के बाद, लेकिन जीवन भर उन्हें इस बात की टीस थी कि उन पर गलत आरोप लगाए गए और उनकी जो सच्चाई थी, उनकी जो देशभक्ति थी देश के प्रति, उस पर सवाल उठाए गए। ये दुख लेकर वो आखिर तक रहे। 24 पार्टियों को एक सूत्र में बांधना और एनडीए जैसे राजनीतिक गठबंधन का निर्माण करना आसान काम नहीं था। इसी तरह 32 बार सियाचिन जाना आसान काम नहीं था। ये जॉर्ज फर्नांडिस की शख्सियत के अलग अलग आयाम हैं। और आज के ज़माने में, ये तो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आज के ज़माने में हमारे जो नेता हैं वो आपको उनके पल पल की जो जानकारी है वो मिलती रहती है। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस की जो राजनीति थी वो अपने आप में अभूतपूर्व राजनीति थी और अब ऐसा लगता है कि वो अपनी पीढ़ी के आखिरी ऐसे नेता थे।